नमस्कार बच्चों। आज का जो विषय है आज का जो विषय है वो मैथिलीशरण गुप्त का जीवन परिचय और मैथिलीशरण गुप्त ने जो लिखा उसके बारे में बात करेंगे। तो मैथिलीशरण गुप्त का जीवन परिचय हम बात करते हैं इसके जन्म की। अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म है वो 1886 चिरगांव झांसी में हुआ और ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि रहे हैं। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं हैं वो कलकत्ता से एक छोटा सा अखबार निकलता था जिसका नाम विश्व कारक है, उसमें प्रकाशित होती थी और फिर बाद में सरस्वती नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है वो भारत भारती है और उसकी कुछ पंक्तियां आपके सिलेबस में भी लगी हुई हैं। अब इसको राष्ट्र कवि इसलिए कहा जाता है कि गुप्त जी ने मातृभूमि को केवल एक टुकड़ा नहीं माना भूमि का, अपितु इसे एक संपूर्ण भगवान के रूप में माना है। अब इसकी प्रसिद्धि का दूसरा आधार क्या है? ये राम भगत कवि थे और इन्होंने भारतीय जीवन को बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की, प्रयास किया। और आधुनिक युग में अगर जो राम काव्य परंपरा थी जो विलुप्त हो चुकी थी उसका इन्होंने फिर से संरक्षण किया। अब बात करते हैं इसके रचनाओं की। तो मैथिलीशरण गुप्त ने अनेक खंड काव्य और प्रबंध काव्यों की रचना की है। मैं बता देता हूँ आपको, जो आधुनिक युग की जो प्रबंध काव्य की जो परंपरा थी उसकी शुरुआत है या उसको विकसित करने में इनकी अहम भूमिका रही है। अब गुप्त जी ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों का प्रणयन किया, यानी कि उसकी रचना की। इसके साथ साथ गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नाम के 3 नाटक भी लिखे और सभी प्रकार के प्रगति या मुक्तक काव्य भी लिखे, लेकिन ये प्रबंध काव्यों के रूप में ही विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये मूलतः प्रबंधकारी थे। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली के स्वरूप को विकसित करने में बहुत योगदान दिया। इन्हीं के प्रयासों से ही जो खड़ी बोली थी वो आज इस रूप में हमारे पास पहुंची है। ये अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था रखते थे और इन्होंने कभी भी अपने युग के धर्म की उपेक्षा नहीं की। ये भारतीय संस्कृति के प्रकांड पंडित भी रहे हैं। इनकी सभी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी है। ये मैंने दिखाए हैं। भारत भारती इनकी प्रसिद्धि का आधार है, जो 1912 में फिर किसान है, पंचवटी, विष्णुप्रिया, साकेत आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो आपको ये थोड़ी सी याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी काव्य की विशेषताएं। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जितने भी कवि होते हैं उन सभी के काव्य की विशेषता में उस वक्त का समाज हमेशा रहता है और उस वक्त के समाज की क्या स्थिति थी, क्या राजनीति थी, क्या धर्म था, क्या संस्कृति थी, ये सारी बातें हैं वो कवि के काव्य में मिलती हैं। अगर हम आज के कवि को देखें तो आज की जो विशेषताएं हैं वो उसके काव्य में मिलेंगी। तो हम बात कर रहे हैं मैथिलीशरण गुप्त की। अब पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। अब गुप्त ने है वो हमेशा अपनी हर कृति में, जैसे कि भारत भारती के देखते हो और उसमें क्या किया है, राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन यह पाठ ऐसा नहीं है कि भाई खड़े हो भारतीय लोगों और तुम जाके अंग्रेज़ों को मार डालो।
बल्कि इन्होंने हर भारतीय में भारत के प्रति गौरव और अतीत के प्रति प्रेम वो पैदा किया, ताकि धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो उसके। जैसे साफ साफ लिखा है संदेश यहाँ मैं निसर्ग कला इस भूतल, ये बोतल नहीं, इस भूतल आएगा यहाँ पर, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये साफ कह रहे हैं, ये राम कह रहे हैं, राम के माध्यम से, कि राम कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर को स्वर्ग नहीं बनाना, बल्कि मैं स्वर्ग को ही यहाँ उतार लेकर ले आऊँगा। अब अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है सामाजिक चेतना। मैं फिर आपसे पहले वाली बात दोहरा रहा हूँ, प्रत्येक कवि के काव्य में सामाजिक चेतना विद्यमान होती है, क्योंकि वो समाज को देखकर ही अपनी रचना करता है। तो जो मैथिली शरण गुप्त का जो समाज था वो अत्यंत ही पिछड़ा हुआ था, अनपढ़ था, अंधविश्वासी था, धर्म के नाम पर कट्टरता फैली हुई थी, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ रहे थे, अंग्रेज़ों पर हमारा राज्य था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा इन सारी क्रूटियों को, रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास किया, और अन्य कवियों को भी कहा कि आप भी ऐसा करो। क्योंकि कवि का लक्ष्य क्या है? इसने लिखा है कि केवल मनोरंजन, यानी कवि का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि उसमें कुछ शिक्षा का अवदान भी होना चाहिए, यानी कि वो हमें शिक्षित करने वाला काव्य हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा बिंदु है सुधारवाद की प्रवृत्ति। अब सुधारवाद क्या होता है? बात आप मैथिली शरण गुप्त की कर रहे हो, तो मैथिली शरण गुप्त के समाज को ध्यान में रखना है। और इस जो मैथिली शरण का गुप्त का जो समाज था, यानी कि हमारा भारतीय समाज था, उस वक्त क्या था, नारी शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं था। अनेक प्रकार की बाल विवाह, पर्दा प्रथा, यानी कि अनेक प्रकार की कुरीतियाँ वहाँ पर विद्यमान थी। तो गरीबी, एक तरफ गरीबी थी तो दूसरी तरफ शोषण था, यानी कि जो अमीर हैं, जो जिस तरह अंग्रेज थे या सामंत वर्ग था, वो उनका शोषण कर रहा था। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने? समाज में विद्यमान बुराइयों को अपने काव्य के द्वारा उठाया और उनको दूर करने की कोशिश की। इसमें जैसे मैंने मुद्दे बताए हैं, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह, ये हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला बिंदु है नारी चेतना। अगर बात हम नारी चेतना की करें तो गुप्त का जो संपूर्ण काव्य है उनमें से आधे से ज़्यादा जो काव्य है वो नारी पर आधारित है। जैसे कि सीता पर, विष्णुप्रिया, अहिल्या पर हो गया, पंचवटी हो गई। तो इनमें नारी पात्र प्रमुख भूमिका के रूप में दिखाए गए हैं। और मैथिली शरण ने अपने काव्य के द्वारा ये आम जन को या भारतीय समाज को ये संदेश दिया है कि नारी मात्र केवल एक शोषण की प्रतिमूर्ति नहीं है या शोषण का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि उसके पास भी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उसका भी अपना अस्तित्व है, उसकी भी अपनी पहचान है। और इसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य द्वारा कहा है कि नारी को शिक्षित होना पड़ेगा, तभी वो अपने अधिकारों को पहचान पाएगी। अब अगला बिंदु है इसमें प्रकृति चित्रण। अब प्रकृति की बात करें तो आप अब देख रहे हो, अब के कवि भी प्रकृति चित्रण करते थे, प्राचीन कवि भी प्रकृति चित्रण करते थे, और मैथिली शरण गुप्त ने भी प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है। जो पंचवटी का जो खंड काव्य है उसकी यहाँ पर पंक्तियाँ मैंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रखी हैं, जो आपने पढ़ी भी होंगी। अब अगला बिंदु है अतीत का गौरवगान। अतीत कौन सा होता है? जैसे कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, जो हमारी जो समृद्धि थी, जो सोने की चिड़ियाँ थी, और हमारे जो विशेषताएं थी, हम जो विश्वगुरु थे, उन सभी के बारे में, उस उज्ज्वल गाथा के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य के द्वारा भारतीय समाज को परिचित करवाया। और वर्तमान में हम क्या हो गए, यानी कि अब हमारे समाज की स्थिति कितनी बेहाल हो गई, उसका भी चित्रण इसने मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य के द्वारा किया है। तो एक तरह से प्रेरणा प्रदान की है कि भाई उससे प्रेरणा लो अपने प्राचीन भारत से और वैसा बन के दिखाओ। कहा भी है हम क्या थे, यानी कि पहले हम क्या थे, क्या हो गए, अब हम क्या हो गए। भाई अब इन समस्याओं को विचार करना चाहिए, इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें है धार्मिकता। धार्मिकता क्या होता है? यहाँ पर धर्म के दो रूप होते हैं, एक तो कट्टरपन होता है और एक उसका वास्तविक रूप है। तो मैथिली शरण गुप्त का लक्ष्य धर्म के कट्टरपन को उजागर करना नहीं था, बल्कि धर्म के जो वास्तविक स्वरूप है उसका दर्शन करना था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, राम को चूज किया, उसके विभिन्न जो पौराणिक पात्र थे उनको आधार बना करके अनेक काव्य रचनाएं प्रस्तुत की और उनके आदर्श रूप को अपनाने की सलाह दी। जैसे कहा, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।
अब बात करते हैं हम अगले बिंदु की, इतिवर्तात्मकता। इतिवर्तात्मकता क्या होता है? जब हम किसी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार उसी को आधार बना करके कुछ लिखते रहते हैं, तो इतिवर्तात्मकता होती है। तो मैथिली शरण गुप्त है, उनकी जो कविता है, उनका जो काव्य है, उसमें उपदेश की प्रधानता है, नीति की प्रधानता है, लोकमंगल की प्रधानता है, और ये प्रधानता हर काव्य में मौजूद होती है। तो इतिवर्तकता मतलब इसी कारण से ये इतिवर्तात्मकता इसमें भावना बढ़ गई है। अब अगले बात करें हम काव्य रूप की। तो मैथिली शरण गुप्त को मैंने बता दिया इसकी रचनाओं में इनके क्या काव्य रूप थे। जैसे कि इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे, यानी कि प्रबंध काव्य भी लिखे और खंड काव्य भी लिखे, मुक्तक काव्य भी लिखे और गीति काव्य भी लिखे। तो कह सकते हैं इन्होंने लगभग हिंदी की हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। अब भाषा शैली की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा, मैंने पहले भी बता दिया था कि मैथिली शरण गुप्त का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने भारतीय भाषा की यानी कि खड़ी भाषा में जो सुधार किए, व्याकरण रूप से भी सुधार किए, और भावी कवियों को या अपने साथी कवियों को भी प्रोत्साहित किया कि आप इस भाषा में या इस खड़ी बोली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत करो। तो कहने का मतलब है गुप्त के जो काव्य शैली है वो बड़ी ही सुंदर, स्पष्ट, सरल एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाली है, और हिंदी को विकसित करने में, हिंदी को साहित्यिक रूप देने में इनका विशेष योगदान रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त अपने युग की पहचान थे और आज भी वो पहचान बने हुए हैं और हमेशा याद रखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य रचना करने से ज़्यादा योगदान खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के रूप में रहेगा, और उनकी यही दृष्टि हिंदी साहित्य में उनको अमर बना रही है या अमरता प्रदान करती रहेगी और हमेशा याद करते रहेंगे। तो नमस्कार।